बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। बॉयल लॉ के मुताबिक क्या है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी वॉल्यूम प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है जब आप कांस्टेंट रखें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब आप क्या कांस्टेंट रखें, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। दो चीज़ें आपने कांस्टेंट रखनी है। आखिरी लॉ जो है, जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वो है एवोगैड्रोस लॉ। मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी ऑफ गैस जो है वो भी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है। अगर आप क्वांटिटी कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा करोगे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यानी क्वांटिटी आल्सो हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद वॉल्यूम। तो क्वांटिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जब आप क्या रखें कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट रखें और यानी ओवरऑल 3 पैरामीटर हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड N। उन तीनों में से एक को वेरी करना है, दो को कांस्टेंट रखना है। जिसका मर्जी रिलेशन ले लें। देखें, P का रिलेशन लिया, T एंड N कांस्टेंट रखा। T का रिलेशन लिया, P एंड N कांस्टेंट रखा। N का रिलेशन लिया, P एंड T। क्लियर? अब जो है, अब आप इन तीनों इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 को कंबाइन कर लें। कंबाइन करने से मुराद देखें, ये जो V है इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे। देखें, एक दफ़ा लिखा, आगे बटे के ऊपर क्या है, N। ज़रा तवज्जो करें, N एंड T ये बटे के ऊपर है और P बटे के नीचे है। N एंड T को बटे के ऊपर रख दिया, P को नीचे रख दिया। क्लियर? ये इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन बन गई। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे लास्ट टाइम बॉयल लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी आई थी, चार्ल्स लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी आई थी। वो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आपने कांस्टेंट लगाया था K। यहां पर कांस्टेंट लगाएंगे R। क्या लगाएंगे? R। ये प्रॉब्लम ही होता है, ये साइंटिस्ट की मर्जी होती है। जो काम कर रहा होता है, जो इक्वेशन बना रहा होता है, ये उसकी मर्जी होती है कि वो कौन सा कांस्टेंट यूज करे। वो R कर रहा है, K कर रहा है, वी आर बाउंड टू यूज दैट। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो इसका मतलब है उसने R यूज किया है, हमने उस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया और उसकी जगह क्या लगाया, R। अब ये बन गया V बराबर है RNT ओवर P। P को उधर ले जाओ, PV हो जाएगा। R को बाद में लिख लो, N को पहले लिख लो, यानी थोड़ा रीअरेंज कर लो। PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड वेयर ये जो R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। क्या है? इज कॉल्ड ये जो है इसको हम कहेंगे जनरल गैस कांस्टेंट। क्या कहेंगे? या हम इसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ये लीजिए, जनरल गैस कांस्टेंट कह लें या आप इसको आइडियल गैस कांस्टेंट कह लें, दोनों इसके नाम हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट या। अच्छा, अगर फर्ज करें फॉर 1 मोल, अगर आप एक गैस का 1 मोल ले लें तो इसका मतलब N की जगह पे 1 लिख दोगे। समझ आ रही है? अगर आप N की जगह पे 1 लिखेंगे तो PV किसके बराबर हो जाएगा? RT के। शाबाश। PV इज इक्वल टू RT व्हेन यू हैव 1 मोल ऑफ गैस। जब आपके पास 1 मोल गैस है तो ये हो जाएगा PV बराबर RT के। अच्छा, फॉर गिवन कंडीशंस ज़रा तवज्जो करें। मिसाल के तौर पर आपके पास प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर, ये कंडीशंस हैं आपके पास। यूँ समझ लें कि एट अ गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर P1 एंड T1, वॉल्यूम इज V1, तो आप क्या करो, आप इसको पहले रीअरेंज करो, P V
इधर ही कर लो, R बराबर है PV ओवर T। T को उधर ले गए, R इधर रह गया। जब ये T उधर गया तो ये उधर जाके डिवाइड हो गया, बराबर किसके आ गया। अब आप ये वाली कंडीशन अप्लाई करें, ये वाली P1 V1 ओवर इज इक्वल टू R। इसको आप इक्वेशन नंबर, इसको 4 कह लो और इसको 5 कह लें। क्लियर। अब आप प्रेशर P1 से चेंज करके P2 कर देते हो और टेम्परेचर T1 से चेंज करके क्या कर देते हो, और वॉल्यूम जो है वो V1 से चेंज होकर V2 आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ, एक सिनेरियो ये है कि आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये मैं दोनों बातें आपको अभी एग्जांपल में क्लियर करूँगा। अभी सिर्फ आप इतनी बात याद रख लें कि फॉर एग्जांपल आपने प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज किया, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम, और वो V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। तो इसका मतलब P2 V2 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 को कंपेयर कर लो तो R बराबर है R के, ज़रा तवज्जो करें, देखें R बराबर है R के, यानी लेफ़्ट साइड के बराबर है तो राइट जो है राइट के बराबर होगी। अगर राइट के बराबर है तो लेफ़्ट के, ये रूल होता है। इसको आप इक्वेटिंग भी कह सकते हैं, इसको कंपैरिजन भी कह सकते हैं, मवाजना भी कह सकते हैं, या कुछ भी समझ ना आए तो एक जगह से R की वैल्यू निकालो, दूसरी जगह पुट कर दो। यानी दोनों सेंसेस में आप इसको कर सकते हैं। आसान तरीका ये होता है कि ये साइड बराबर है तो ये वाली इसके बराबर होगी, ये आसान तरीका होता है। तो क्या बनेगा बोलो, P1 V1 ओवर इज इक्वल टू, जी ये इक्वेशन आ गई। अब मिसाल के तौर पर ये जो बात आपको मैंने समझानी थी वो देखें, अभी यहाँ पर एक MCQs भी दिया हुआ है। आप प्रेशर को कर लेते हो 2P, ज़रा तवज्जो करनी है ये बात। प्रेशर 2P का मतलब है डबल कर दिया आपने, प्रेशर को डबल कर दिया। जब आपने प्रेशर को डबल किया तो आपको पता है वॉल्यूम क्या हो गया, बोलो, हाफ हो गया, सही है। आपने टेम्परेचर भी डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। हाफ का डबल क्या हुआ, बोलो, V/2 था ना, तो ज़रब दो तो क्या हो गया, V। एक MCQs भी दिया हुआ था कि आपने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डबल कर दिए। प्रेशर क्या कर दिया, डबल, टेम्परेचर भी डबल कर दिया। प्रेशर ने वही वॉल्यूम आपका हाफ कर दिया, टेम्परेचर ने दोबारा वही वॉल्यूम ला के खड़ा कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ है, देखो प्रेशर, दोबारा सुन लो, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई दोबारा सुन लो। प्रेशर को आपने डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, आधा हो गया। मसलन पहले था 1 का क्या रह गया, हाफ। अब आपने टेम्परेचर डबल कर दिया तो टेम्परेचर डबल होने से क्या हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया। हाफ का फिर क्या हो गया, डबल, तो हाफ का डबल क्या होगा, 1। पहले भी 1 था, अब भी 1 हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका मतलब मैंने आपको क्या बात की थी कि प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब अब नहीं हुआ, अब होने वाली बात कर लें। आपने प्रेशर को किया डबल, वॉल्यूम क्या हो गया, टेम्परेचर को करें हाफ तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ। प्रेशर को किया डबल, वॉल्यूम क्या हो गया, टेम्परेचर को भी हाफ कर दिया, उसको डबल नहीं किया, अब उसको क्या किया, तो वॉल्यूम भी हाफ होगा। इसका मतलब हाफ का हाफ कितना हो गया, 1/4। समझ आई। मैं आपके सामने इधर थ्योरी में लिख देता हूं। मुझे लेट सपोज प्रेशर जो है 2P किया,
तो वॉल्यूम V/2 हो गया। सही है। अच्छा, टेम्परेचर आपने T/2 किया तो वॉल्यूम इसका हाफ हो गया। ठीक है, इसका हाफ मीन V/4 हो गया। ये बात होगी। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि अगर आप प्रेशर को क्या करें, डबल करें, तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ। अगर आप टेम्परेचर को भी हाफ करें तो वॉल्यूम फिर हाफ, तो 1/4 टाइम वॉल्यूम कम हो जाएगा। हाफ का हाफ क्या होगा, 1/4। हाफ का हाफ क्या होगा, 1/4। क्लियर। तो ये होगा सूरत हाल जो आपने यहाँ पर देखनी है। कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ तक पूछ लें। क्लियर होगी बात। MCQs इसी तरह आएंगे। लेट सपोज वो कोई भी आपको सवाल दे देता है और वो ये कहता है कि बताइए मुझे प्रेशर को डबल किया है तो वॉल्यूम को क्या होगा, प्रेशर को हाफ़ किया है फिर वॉल्यूम को क्या होगा, या प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को हाफ़ कर दिया है, दोनों को क्या कर दिया। अच्छा, इसकी भी बात सुन लें। अगर आप प्रेशर को हाफ़ करें तो वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर को हाफ़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वॉल्यूम डबल होगा। वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर को हाफ़ करेंगे तो वॉल्यूम हाफ, तो डबल का हाफ फिर उतना ही रह जाएगा। समझ आ गई। आप प्रेशर को हाफ करें, टेम्परेचर को डबल करें, यूं समझ लें, एक ही बात क्लियर दिमाग में बैठ लें कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ या कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही जितना अगर वो चेंज हो रहा है और हो भी एक ही डायरेक्शन में रहा है, यानी या दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों यानी एक ही सेंस में हैं, फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपोजिट, मसलन प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, लेट सपोज वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, सॉरी प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पैरामीटर को देखना पड़ेगा। किसी भी सेंस में आप बात करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से, प्रेशर डबल वॉल्यूम हाफ, टेम्परेचर डबल वॉल्यूम भी डबल। बस ये दोनों पैरामीटर हैं आपके पास, इसको आपने ज़हन में रखना है, फिर होपफुली क्लियर हो जाएगा। ये उस सेंस में है MCQs के लिए। इधर अगर जनरल गैस इक्वेशन का सवाल आता है तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे एंड कर देना है। सम टाइम वो ये लिख देता है प्रूव दैट P1 V1 T1 इज इक्वल टू, फिर आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लेकर आना है, फिर आपने यहाँ तक लेकर। अदरवाइज अगर जनरल गैस इक्वेशन पूछे तो फिर यहीं पर लिखना है। और जनरल गैस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है, तो ये भी लिख सकता है आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखें। अच्छा, अब आखिरी जो है वो है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस, या वो लिखेगा प्रूव दैट D बराबर है PM/RT। ये दो सवाल आ सकते हैं। मसलन देखो, हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है वो क्या है, बोलो। PV NRT, शाबाश। ये जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास। N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े हैं। नंबर ऑफ मोल अभी मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं, मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, यही बराबर होता है। पहला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया है मास इन ग्राम ऊपर रखनी है, मोलर मास नीचे रखनी है। ये होता है मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला। इसका मतलब आप ये वाली वैल्यू यहां लिख दें, लिख दीजिए, तो क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू M/कैपिटल M कैपिटल M यहां क्या जाहिर कर रहा है, मोलर मास या मोलेकुलर मास, और M क्या जाहिर कर रहा है, स्मॉल m, मास इन ग्राम्स। ओके, अब आप M को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा PM, बोलो ठीक है, और M/V into RT। क्लियर। अब आप क्या करें, अब आप देखो
मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम m ओवर v बराबर किसके है? डेंसिटी के बराबर है। तो आप यहां पर क्या लिख रहे हो? Pm बराबर है dRT। क्लियर? अब आप क्या कर रहे हैं? इसको रीअरेंज कर दें। D बराबर है Pm ओवर RT। D को उधर ही रहने दिया, RT इधर ले आए, बटे के नीचे आ गया RT, तो क्या बन गया? Pm ओवर RT। क्लियर? अब आप यहाँ से R के अलावा बाकी सारे वेरिएबल हो सकते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और मोलेकुलर मास। अब यहाँ से अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगे तो गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप प्रेशर ज़्यादा करोगे तो गैस की डेंसिटी, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो डेंसिटी, अगर आप टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन? इनवर्स। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो डेंसिटी, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आखिरी बात रहेगी मोलेकुलर मास की। मोलेकुलर मास अगर ज़्यादा होगी तो डेंसिटी, अगर मोलेकुलर मास कम होगी तो डेंसिटी। मसलन मैं आपके सामने एक इक्वेशन मॉलिक्यूल लिखता हूँ। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, लेट सपोज हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक है CO2 और एक है CH4। ज़रा तवज्जो करें, आपने देखना है कि इनमें से सबसे डेंस कौन है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा डेंस कौन है। आपने सब की मॉलिक्यूलर मासेज कैलकुलेट की। इसकी बनती है 2, इसकी बनती है 32, इसकी बनती है 44 और इसकी बनती है 16। कैसे? अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन का 1 मास होता है, 1 ज़रब 2 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ज़रब 2 32। इसका कार्बन का 12, उसका 32, तो कितना हो गया? 44। इसका होता है 12, उसका होता है 4, 12 जमा 4 16। मॉलिक्यूलर मासेज आ गई। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? इसका मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? CO2 की। उसके बाद ऑक्सीजन, शाबाश। उसके बाद मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, नो प्रॉब्लम, मैं मॉलिक्यूल चेंज कर देता हूं। यहाँ पे लेट सपोज मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ। लेट सपोज मैं नाइट्रोजन, उसके बाद NH3, उसके बाद CO2, उसके बाद क्लोरीन। जी, मुझे बताइए इनमें से जल्दी जल्दी आप इनकी मासेस निकालें और मुझे बताएं सबसे ज़्यादा, कैलकुलेट कर लें, फिर मैं सवाल पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा डेंस कौन है और सबसे लीस्ट डेंस कौन है। जी, क्लोरीन सबसे मोस्ट डेंस है और सबसे लीस्ट डेंस कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना बनता है इसका? मोलर मास 28। अमोनिया का कितना बनता है? अमोनिया होगा, अमोनिया का कितना है? 17। इसका 17 बनता है, इसका 28 बनता है, इसका 44, इसका 71। तो सबसे लीस्ट डेंस कौन सा हुआ? अमोनिया। ठीक होगी बात? चलें जी, ये डेंसिटी का रिलेशन है और करो इसको। ठीक है।